हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो अभी हाल ही में जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इससे पहले जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पे भी हमने वीडियोस बना रखी हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और इस वीडियो का जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच अमंग द फॉलोइंग is the largest south bank tributary of the Brahmaputra river in Assam। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सबसे बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा रिवर की कौन सी है जो असम में प्रेजेंट है। तो जो आपके ऑप्शंस है सुबानसिरी रिवर, कोपिली रिवर, संकोश रिवर या फिर डी मानस रिवर। तो सबसे बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की है कोपिली रिवर, ऑप्शन बी। कोपिली रिवर सबसे बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की जो कि असम में प्रेजेंट है। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन क्या पता होनी चाहिए कि इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ पे है। तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होती है। इसे ट्सैंगपो के नाम से जाना जाता है इन तिब्बत एरिया। तिब्बत में इसे ट्सैंगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे दो नामों से जाना जाता है, एक जमुना रिवर, दूसरा पद्मा रिवर। अब जमुना रिवर, पद्मा रिवर ये हमें पता होना चाहिए। जमुना रिवर हम तब कहते हैं जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर होती है, और जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर गंगा रिवर के साथ मीट होती है तब हम उसे कहते हैं पद्मा रिवर। ये आगे हमने ब्रह्मपुत्रा का एक ड्रेनेज मैप भी रखा है, उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा रिवर की है वो है कोपिली रिवर, ऑप्शन बी। कोपिला रिवर originates in Saipong Reserve Forest in southeast Meghalaya and it forms the border between Assam and Meghalaya states. It joins river Brahmaputra at Kopilimukh in Assam plains। तो ये हमारी ईस्टर्न मेघालय से इसका ओरिजिनेशन है। ये एक बॉर्डर फॉर्म कर लेती है असम और मेघालय स्टेट्स के बीच में। तो ये अभी हमने देखा है कोपिली रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की एक साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी थी। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों ही अभी देखेंगे। इसमें मेन जो नाम है वो एक बार देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनमें सियांग रिवर, दिबांग रिवर, लोहित रिवर और कोपिली रिवर, जिसकी बात हमने अभी इस क्वेश्चन में की थी। इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबानसिरी रिवर, मानस रिवर, संकोश रिवर, ये सारी इंपॉर्टेंट है और इसमें टिस्टा रिवर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम ये थी हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। अब हम इसमें ड्रेनेज मैप देखेंगे। ये हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर का पूरा ड्रेनेज मैप है। यहाँ से इसे तिब्बत एरिया में ट्सैंगपो के नाम से जाना जाता है। देन ये अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करती है। ये यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर की ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कोपिली रिवर, धनसिरी रिवर, ये सारे नाम जो अभी हमने पढ़े, और इसके ऊपर सुबानसिरी रिवर, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मानस रिवर, इस तरह से। बांग्लादेश में जब ये रिवर एंटर होती है तब इसे जमुना रिवर कहा जाता है, और बांग्लादेश में जब ये गंगा रिवर के साथ मीट करती है तब इसे पद्मा रिवर कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की थी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करंट अफेयर से क्वेश्चन इसमें है। ये सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं और आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह से GI टैग पे क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड कालाकुरिची वुड कार्विंग्स हैव रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। वो चीज़ें जिनका नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड कालाकुरिची वुड कार्विंग्स, इन्हीं दोनों चीज़ों को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। हमें बताना है कि ये दोनों चीज़ें किस स्टेट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें, कलमकारी पेंटिंग्स एंड कालाकुरिची वुड कार्विंग्स, इन दोनों का जो ताल्लुक है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु स्टेट से। ये दोनों ही चीज़ें तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती हैं। अब इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। GI टैग जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल टेरिटरी से, और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो GI टैग की 10 ईयर्स की टोटल वैलिडिटी होती है, 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। तो ये GI टैग होता है। दो चीज़ों को ये दिया गया था, करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड कालाकुरिची वुड कार्विंग्स। करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स आर डन इन थंजावर रीजन, जो कि तमिलनाडु में है। कलमकारी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ डन बाय कलम एंड ब्रश। तो ये करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स हैं जो कि
तमिलनाडु रीजन में काफ़ी फेमस हैं और इन्हें जीआई टैग दिया गया है। और इसी तरह से हमारी कालाकुरिची वुड कार्विंग्स भी हैं जो कि की जाती हैं यूजिंग पेन्स, पाल्म स्टेम, डेट ट्रीज, ब्रशेज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक एंड कोकोनट ट्री स्टेम्स। तो ये दो चीज़ें थी जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछी गई थी कि किस स्टेट से ये दोनों चीज़ें बिलोंग करती हैं। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग ट्रीटी वाज साइंड इन। ये एक तरह की ट्रीटी है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। ये एक ट्रीटी साइन की गई थी। आपको बताने ये ट्रीटी साइन कहाँ पे हुई थी और किस ईयर में हुई थी वो भी हम आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ट्रीटी हुई थी ये साइन हुई थी वाशिंगटन में, ऑप्शन बी। अब ये ट्रीटी क्या थी, कहाँ पे साइन हुई, किस डेट को साइन हुई, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था बिटवीन 28 यूरोपियन कंट्रीज़, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ एंड 1 एशियन कंट्री। तो इन सब कंट्रीज़ के बीच में ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है और इसको साइन किया गया था ऑन 4 अप्रैल 1949। ये हमने ईयर याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1949 को ये ट्रीटी साइन की गई थी और ट्रीटी कहाँ पे साइन हुई थी, तो वाशिंगटन में। इसे वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट इसमें हमने याद रखना है। इसे वाशिंगटन ट्रीटी कहा जाता है, NATO इसका नाम है। इसमें ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में और कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इसमें। 1949 में ये साइन किया गया था और इसमें जो अभी हाल ही में जो इसका न्यूली एडेड मेंबर है, न्यू मोस्ट रिसेंट मेंबर स्टेट, वो उसका नाम है नॉर्थ मैकेडोनिया, जो कि 27 मार्च 2020 को इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी NATO के बारे में, जिससे जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। तो ये एक इंडेक्स से क्वेश्चन एक पूछा गया था। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिलीज़ करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को रिलीज़ करती है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि इस इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया था, तो कर्नाटका स्टेट ने इसमें सबसे पहला रैंक लाया था। कर्नाटका के 70 स्कोर था आउट ऑफ 100। तो कर्नाटका का इसमें 70 स्कोर था आउट ऑफ 100। तो नंबर 1 पे जो स्टेट आई थी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में, उसका नाम है कर्नाटका। सेकंड नंबर पे राजस्थान एंड थर्ड नंबर पे हरियाणा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने याद रखनी है। कर्नाटका ने इसमें टॉप किया था। SEEI इंडेक्स कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जेनेवा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड हुई थी जेनेवा में। तो वो हुई थी इन 1948, ऑप्शन डी। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या चीज़ है? WHA इज़ द फोरम थ्रू विच द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्नड बाय इट्स 194 मेंबर स्टेट्स। ये एक तरह की हेल्थ असेंबली होती है जिसमें हर साल जितने भी कंट्रीज़ के हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कुछ हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ पे डिस्कस किया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो जेनेवा में हुआ था इन 1948। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। विच आर द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ UT लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है ऑप्शन ए कावारती आइलैंड। अब लक्षद्वीप का नाम कहाँ से आया? तो लक्षद्वीप का मतलब है 1 लाख आइलैंड्स। इसका मतलब है 1 लाख आइलैंड्स। ये मलयालम में इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को मिनी कॉय से सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। मिनी कॉय से 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है और लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा आइलैंड एंड्रॉड आइलैंड है। एंड्रॉड आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो है मिनी कॉय आइलैंड। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी लक्षद्वीप UT के बारे में, जिसकी कैपिटल है ऑप्शन ए कावारती आइलैंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन कोविड-19
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सिंड्रोमिक मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब इसमें बताना है हमें कोविड-19 को ट्रेस करने के लिए इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऐप है जिसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया। तो मोस्टली आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हम सब यूज़ करते हैं। ये कोविड-19 के जो केसेस हैं उनको ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे NIC ने डेवलप किया हुआ है। ये जो ऐप है इसमें GPS और ब्लूटूथ से कोविड-19 के जो केसेस हैं वो हम ट्रेस कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हमको मिल जाती है कि स्टेट में कितने कोविड-19 केसेस हैं। ये दोनों ही एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी और iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए ही ये ऐप अवेलेबल है। इसमें कोई भी पर्सन अगर आपसे 6 फीट के नियर आता है तो GPS और ब्लूटूथ को यूज़ करके पूरा स्कैन करके बता देती है अपने डाटाबेस में जो रिकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है कोविड-19 के रिलेटेड। तो ये ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है कोविड-19 को ट्रेस करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांसेस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान। इनमें से ऐसा कौन सा फोल्क डांस है जो राजस्थान स्टेट से अपनी एसोसिएशन रखता है। तो आपके ऑप्शंस हैं गोर मारिया, कालबेलिया, ऑप्शन सी बिहू या फिर थयम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालबेलिया। कालबेलिया एक राजस्थान में ट्राइब है। कालबेलिया फोल्क डांस को परफॉर्म करते हैं। ये डांस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे 2010 में यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, इसलिए ये डांस इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ये ताल्लुक़ रखता है, तो ये राजस्थान से ताल्लुक़ रखता है कालबेलिया फोल्क डांस। अब बाकी फोल्क डांसेस किस किस स्टेट से हैं। गोरमेरिया फोल्क डांस है छत्तीसगढ़ का। बिहू काफ़ी इंपॉर्टेंट फोल्क डांस है, ये असम से बिलोंग करता है, पिछली वीडियो में हमने देखा था। और थयम डांस जो है ये केरला एंड कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बाकी फोल्क डांसेस के बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हु फाउंडेड द रामाकृष्णा मिशन इन 1897। रामाकृष्णा मिशन के फाउंडर कौन थे जिन्होंने 1897 में इस मिशन को फाउंड किया था। तो रामाकृष्णा मिशन जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा फाउंड की गई थी इन 1897। ईयर याद रख लेना 1897। ये ऑर्गेनाइजेशन एक हिंदू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे वेदांता मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, वेदांता मूवमेंट, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके नाम पे रखी गई है, इंडियन सेंट रामाकृष्णा परमहंसा, रामाकृष्णा परमहंसा। तो रामाकृष्णा परमहंसा के नाम पे स्वामी विवेकानंद जी ने इस मिशन को एस्टैब्लिश किया था इन 1897। तो ये इंफॉर्मेशन थी इस मिशन के बारे में, जिसे वेदांता मूवमेंट भी कहा जाता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। तो AIWC एक तरह की NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1927 में फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर का नाम क्या है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मार्गरेट कोजियंस। तो ये है इसके फाउंडर का नाम, मिस मार्गरेट कोजियंस। ये AIWC की फाउंडर हैं। इसको क्यों फाउंड किया गया था, टू इम्प्रूव एजुकेशनल एफर्ट्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। और जितने भी वुमेन्स के राइट इश्यूज होते हैं उनको टैकल करने के लिए भी AIWC को एस्टैब्लिश किया गया था मिस मार्गरेट कोजियंस के द्वारा इन 1927। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ द रैमन मैगसेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958। तो फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट कौन थे जिन्हें रैमन मैगसेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप दिया गया था इन 1958। इसके जो फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। इनको ये अवार्ड दिया गया था 1958 में। अब और भी बहुत से लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था इन 2016। उन्हें भी ये सेम रामन मैगसेसे अवार्ड दिया गया था। उसके बाद जर्नलिस्ट रवीश कुमार हैं, रवीश कुमार एक जर्नलिस्ट हैं, उन्हें 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। इसके साथ फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था, तो वो है मदर टेरेसा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी रमन मैगसेसे अवार्ड के रेसिपिएंट्स के बारे में।
तो पहले इंडियन रेसिपिएंट कौन थे? तो वो हैं ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर डिजीज डेट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद सॉइल। तो इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है थ्रू कॉन्टैक्ट सॉइल के साथ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हुकवार्म। हुकवार्म एक तरह की इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन्फेक्शन होता है जो सॉइल के थ्रू स्प्रेड होती है। इसमें एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसे हेल्मिंथाइसिस कहा जाता है। तो ये इन्फेक्शन इसमें हो जाता है, एक तरह का इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन्फेक्शन होता है जो सॉइल के थ्रू स्प्रेड होता है। तो इस डिजीज़ का नाम है ऑप्शन बी हुकवार्म। फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये हमें बताना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया टू डिफीट हंगर और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं रोम में, जो इटली में है। तो रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? इन 1945। ये हमने याद रखना है। तो 1945 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है हंगर को डिफीट करने के लिए और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इज मॉनिटर्ड बाय नीति आयोग यूजिंग विच इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम SDG के नाम से जानते हैं, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है ये इंडेक्स। तो इस इंडेक्स का नाम आपको बताना है कि इसको किस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो SDG इंडिया इंडेक्स हम इसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। तो ये इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस। इसको सबसे पहले 2018 में लॉन्च किया गया था, इसका पहला एडिशन। तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था सबसे पहले टू मॉनिटर कंट्रीज प्रोग्रेस। कंट्री में कितनी प्रोग्रेस हो रही है उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए नीति आयोग इस इंडेक्स को हर साल लॉन्च करता है। सबसे पहला एडिशन इसका 2018 में लॉन्च हुआ था और 2020-21 में जो इसका एडिशन हुआ वो इसका 3rd एडिशन था। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो स्टेट थी वो थी केरला, जो इसमें लीड कर रही थी कि 75 स्कोर था आउट ऑफ 100, और तमिलनाडु और देन हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु का स्कोर भी 72 था और हिमाचल प्रदेश का स्कोर भी 72 था। तो केरला इस इंडेक्स में लीड कर रही थी। SDG इंडिया इंडेक्स इसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द खारिफ सीजन। तो खारिफ सीजन में इनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। ये क्रॉप्स जो हैं खारिफ क्रॉप्स हैं, खारिफ सीजन में इनको इंडिया में ग्रो किया जाता। खारिफ क्रॉपिंग सीजन, जिसे मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, ये मोस्टली जुलाई से अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलती है खारिफ सीजन। तो खारिफ सीजन जो होता है ये मोस्टली मॉनसून क्रॉप्स कहा जाता है। इसमें राइस, मेज़, सोयाबीन, कॉटन एटसेट्रा कुछ इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं ये उगाई जाती हैं। और राबी क्रॉप्स आती हैं। राबी हमारी विंटर क्रॉप्स होती हैं जो मोस्टली विंटर्स में होती हैं। और इसमें कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट, बार्ले एंड मस्टर्ड। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन खारिफ और राबी क्रॉप्स के बारे में। ये जो सही आंसर था इसका खारिफ सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो वह ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जीके करंट अफेयर्स से जो JSA के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह से बाकी सेक्शंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेके आते जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल JK Info Bytes को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।